अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ेशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे रऊफ क्लासर साहब। नाजरीन, कल तक वो इदारा जो पाकिस्तान का फख्र था, दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से शामिल था, आज वही एयरलाइन, जी हाँ, PIA की निजकारी की मंजूरी दे दी गई है, उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कहते हैं कि बद इंतजामी और करप्शन ने इस इदारे को तबाह करके रख दिया है और माहाना 3.5 अरब रुपए का जो खसारा है ये हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लिहाजा इसके 26% हिस्से फरोख्त कर दिए जाए। अब सवाल ये है कि अब यही एयरलाइन लोगों के लिए बेहतर कैसे होगी? एक इदारा जो हुकूमत को नुकसान देता है लेकिन प्राइवेटाइज होने के बाद इसी मुल्क में रहते हुए, इन्हीं लोगों में काम करते हुए कैसे इसका म्यार बेहतर हो जाएगा? और अगर मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाता है तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अमीर घरानों के तालीम याफ्ता नौजवान भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में किस तरह मुलव्वस होते हैं। सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे नौजवान भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। आखिर ये हमारी नस्ल किस रास्ते पर चल रही है और कौन करेगा इनकी रहनुमाई, इस पर भी आज हम बात करेंगे। बड़ी दो अहम खबरें प्रोग्राम में आगे चल पर इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले खबरें लेंगे क्लास साहब और कायद साहब की। जी कायद साहब। शाजिया, एक तो हम आज भी इकॉनमी पे मेरी खबर है कि एक तो पैसे तो उन्होंने हमें दे दिए, जिसमें से और पैसे किस तरह से हमें वो देंगे एक बात, और दूसरी बात उन्होंने वार्निंग दी है। वो वार्निंग जो है वो खासी हमारे लिए काबिल गौर है और उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि क्या क्या हमारे मसाइल हैं। आज हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे और IMF की अपने खदशात जिसने हमें पैसे दिए हैं, और IMF साथ ही इन रिलेशन टू अदर इकॉनमीज़ जहाँ IMF ने प्रिजाइड ओवर किया है, ख़ासतौर पर ग्रीस का जिक्र करेंगे, यूनान का जिक्र करेंगे कि कैसे कर्ज़ों के चुंगल में आई हुई बिलबिलाती हुई मैशतें तड़प रही हैं और किस तरीके से वो इससे नबुर्द आज़माया, क्योंकि आने वाले दिन हमें भी ऐसे ही लग रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे, आपको याद होगा हमने हाफिजाबाद से कुछ स्टोरीज़ की थी, वहाँ पे कुछ एक्शन लिया है। जो सायरा अफजल तारड़ वफाकी वज़ीर हैं, वो उन्होंने कुछ जो है वहाँ पे क्वैक्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। कुछ और हलचल वहाँ हुई, हमारी स्टोरी यहाँ जो हमने की थी, तो क्या कुछ लोगों को रिलीफ मिला और मिल पाएगा? और वहाँ पे जो ये जो धंधा कर रहे हैं मौत का लोगों की मसीहाई के नाम पे जो क्वैक्स हैं, उनकी इस पे हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। ये आज बात करें। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। क्लासेस साहब, आपके पास क्या खबरें आज? जी शाजिया, आज दो हैं बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो सिकंदर केस हुआ था यहाँ पे, ड्रामा सिकंदर और उनकी बीवी कमल ने किया था ये 5 घंटे तक, आज उसकी पहली फॉर्मल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जा रही है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया, मेरे पास वो तमाम डिटेल मौजूद हैं। क्या फाइंडिंग थी, किसको बचाया गया है, किसको रगड़ा लगाया गया है, वो सारी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी थाट प्रोवोकिंग हमारे पास डिटेल्स भी हैं, रिकमेंडेशन भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी देर बाद जिस रिपोर्ट को टेकअप करने आपके साथ हम वो शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव। और दूसरी जो एक बड़ी स्टोरी है जो वो है यहाँ अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान और नेशनल हेल्थ वजारत के दरमियान 1.5 अरब रुपए के बिलों का बहुत खौफनाक तनाज़ा खड़ा हो गया। ये खौफनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चों की जो पोलियो और खसरा की वैक्सीनेशन खरीदी गई थी, अब अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने उन बिलों को क्लियर करने से इनकार कर दिया है और वजारत ने बाकायदा वार्निंग जारी कर दी हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये बिल यहाँ क्लियर नहीं हुए तो आलमी कंपनियाँ पाकिस्तान को वैक्सीनेशन और दूसरे जो आइटम्स हैं जो बच्चों के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं या हमला औरतों के हवाले से, वो फराहम नहीं करेंगे। मेरी दोनों से बात हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान उनको ये बिल्स कैसे क्यों देने को तैयार नहीं है। और वजारत जो ये नेशनल या हेल्थ है वो वज़ीर आज़म से ले के वजारत ख़जाना तक मुसलसल वो कोशिश कर रहे कि बिलों को क्लियर किया जा सके। 6 महीने की इस लड़ाई में कौन सच्चा है कौन झूठा है और मामला कहां तक पहुंचेगा, पाकिस्तानी बच्चे कैसे सफ़र करेंगे, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, PIA की निजकारी की कुछ पहले बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि बद इंतज़ामी और करप्शन ने इस इदारे को तबाह करके रख दिया। आखिर इतनी बेबसी कि हम बद इंतज़ामी और करप्शन को ठीक कर नहीं सकते? इस तरह तो और बहुत से इदारों में करप्शन है। आप इतने ज़्यादा स्कैंडल्स लेके आते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपने स्टील मिल्स की बात की, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात की, रेलवे में करप्शन की हम बात करते रहते हैं। तो इस तरह तो हर इदारे को निजकारी उसकी जो है वो लाजमी हो जाएगी। ये बड़ा इंतहाई ये डिफ़िकल्ट ये सवाल है। मेरी कल बात भी हुई है, यहाँ पे MD हैं, एक्स MD हैं PIA के, शहजादा एहसन शेख साहब हैं, ये फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, केयर टेकर। इन्होंने बड़ा इंतहाई ये सेंसेशनल किस्म के कुछ मुझसे गुफ्तगू में इंकशाफात भी किए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप कल सुबह हमारे शो में हैं, आप PIA को जानते भी हैं, XMD भी आप रहे हैं, उनके कुछ तनाज़ात भी चले थे, तो ये सारा क्या मामला है आप हमें कैसे बताएं कि जो उन्होंने सिचुएशन बताई है वो कुछ और है, हम जो पढ़ते रहे हैं या रिपोर्ट करते रहे हैं वो टोटल डिफरेंट है। मेरा ख्याल है अगर हमारे
अभी थोड़ी देर में हम उनको लाइन पे लेंगे, वो आएंगे, फ़ोन पे बात करेंगे। इस वक्त जो PIA की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा उस पर आपको ये बैकग्राउंड दे दूँ। मुझे याद है कि जब अहमद महमूद यहाँ पे अहमद मुख्तार साहब ये वज़ीर दिफा बने थे 2008 में, उस वक्त जो इसका लॉसेस थे वो 25 बिलियन रुपीज़ के करीब थे PIA के। उनसे पहले 1-2 साल पहले अहमद सईद साहब थे जो उनके भाई थे और जनाब मुशर्रफ दौर में वो यहाँ पे रहे थे, ये MD रहे थे, तो उनके दौर से ही लॉसेस आना शुरू हो गए थे। तो आप ये देख लें कि पिछले 5 सालों में जो PIA का नुकसान है इस वक्त 150 अरब रुपये के करीब पहुँच चुका है। ये 25 अरब रुपये से ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, जो एंड किया 125 अरब रुपये के लॉसेस किए गए हैं ये PIA की इस पूरे 5 सालों के अरसों में। इसको रिवाइव कैसे किया जाता, आप अब किस तरह इसको बेहतर एयरलाइन बनाते, आप इसमें कैसे कंपटीशन लेके आते, वो कहानी तो आप छोड़ दें। और इसमें फिर ये बहुत सारे जहाज़ों के स्कैंडल आए। जो चीज़ पाकिस्तान में अगर कोई सुई भी खरीदी जाए ना शाहजहाँ, मेरा तो अब इस पर ईमान होता जा रहा है मादरत के साथ, अगर 2 रुपए की सुई है तो हम उसमें 2 आने का, हम उसमें भी पैसे खाने की कोशिश करते हैं, कमीशन खाने की कोशिश करते हैं। इसलिए PIA के भी मैं ये बहुत सारे स्कैंडल है पिछले, आप ये 5 सालों में अगर बैठ के किसी वक्त हम आपको गिनवाएं। मुझे एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। जी जी। आपने अहमद मुख्तार साहब की बात की, आपने अहमद सईद साहब की बात की। सर्विसेज इंडस्ट्रीज है, बहुत अच्छी चलाते हैं। इनकी यहाँ पे मेरे ख्याल में एक मिल भी है यहाँ पे, उसके हवाले से एक शोर भी मचा था जब ये वजीर थे पिछली गवर्नमेंट में कि वो गैस चोरी हो रही है या क्या, और आई डोंट नो वो सही था या गलत, मुझे नहीं पता। एक सवाल मुझे बड़ा हांट करता है, शायद आप मेरी हेल्प कर सकें, कि इनके जो निजी कारोबार हैं जरा उसकी शीट तो बाहर निकालें, उसका ग्रोथ रेट देखें। एक ही मुल्क में, एक ही मुल्की एनवायरनमेंट में ये जो इनके जाती कारोबार है जरा उनका तो ग्रोथ रेट देखें। हाँ। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। आज माशाल्लाह, पहले टोयोटा गाड़ी होती थी, अब 2-2 करोड़ की गाड़ी चल रही है। पहले छोटी कोठी होती थी, अब हजारों एकड़ पर फैले हुए इनके फार्म हाउसेज हैं। ये मुझे समझ नहीं आती, एक मुल्क में एक ही एनवायरनमेंट में जो सरकारी इदारे हैं वो तो रूबा जवाल हैं, और जो निजी इदारे हैं उनमें अल्लाह ताला ने इस तरह से तरक्कियां कर रहा है। और फिर जब यही इदारे दोबारा हम प्राइवेटाइज करके उनको दे देते हैं तो उधर खून बरसना शुरू हो जाता है, दौलत के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। ये कोई पुरस्कार सा मामला है, मेरी मदद फरमाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आया अब कभी आज तक। वैसे काजी साहब, ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर कमेंट नहीं हो सकता था जो आपने किया कि इनके अपने निजी कारोबार जो हैं, ये वैसे बात मेरे जहन में भी नहीं आ रही थी जो आपने ये की है कि निजी कारोबार दोनों को थे। अहमद सईद साहब भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, अहमद सईद साहब, मैं उन्हें वादा बच्चे के नीचे नहीं रख रहा। और जो कारोबार, मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट, आई एम नॉट मैं इसको करना चाहिए, बाकी ओवरऑल बात कर रहा हूं कि सारी ओलिगार्की जो इस मुल्क के कारोबार पे भी काबिज है, सियासत पे भी काबिज है, कभी एक टेस्ट केस बना के इनकी जो ग्रोथ रेट है, इनकी जो कारोबार की तरक्की है इसी मुल्क में, इसी माशी एनवायरनमेंट में, उसको निकाल लें। और जो पब्लिक जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स थी जिनको ये प्रिजाइड ओवर करते रहे, उसका क्या असर हुआ? तो ये है ना एक बोध। नहीं काजी साहब, ये बिल्कुल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए। अगर वो एक नेशनल एयरलाइन के एक MD रहे हैं, दूसरे वजीर दिफा रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उसके उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी, और आज PIA की ये हालत हो चुकी है कि 150 अरब रुपये से ज़्यादा नुकसान है। दुनिया के बहुत सारे रूट्स हैं बंद हो चुके हैं, या हमने लीज पे दे दिए हैं, या उनको हमने बेच दिया है। तो डेफिनेटली काजी साहब, उनका कंडक्ट आएगा कि जब अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं, 1 से 2 मिलियन, 2 से 10 लगा लेते हैं। जब आपके यहाँ ये हैंड ओवर किया जाता है कोई सरकारी महकमा, तो आपसे चलता नहीं है। इसकी 1-2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ने जिस तरीके का यहाँ पे रेगुलेशन बनाई हुई है, जिस तरह का यहाँ पे कंट्रोल है, पोलिटिसाइजेशन है, तमाम चीज़ों की नौकरियाँ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई भी इदारा हो यहाँ पे, उसके बाद कोई भी MD आएगा उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और प्लस जो इल्ज़ामात लगते हैं मेरा ख्याल है PIA के जो अपने उनके मुलाजमीन हैं उन पर नॉन कोऑपरेशन के लगते हैं। इनकी बहुत बड़ी अपनी यूनियन है, वो कहा जाता है कि हर कुछ अरसे बाद उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं, हो सकते हैं जेन्युइन डिमांड हो। जो भी MD आता है, चेयरमैन आता है, उसको यही शिकायत रहती है कि हमारे साथ तामुन नहीं होता, हमारे साथ बैठ किसी एयरलाइन को आप पुल आउट करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा कि इनकी क्वालिटी जो है, सर्विसेज की क्वालिटी है, वो बड़ी पुअर हुई है। और जो सबसे अहम चीज़ है, अगर आप किसी वक्त देखें कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने MD बदले हैं इसके PIA के, क्या आप देख लें तो ये तादाद कोई मेरा ख्याल 4 से 5 के दौरान तो ये दरमियान तो जाके बनती है। आप जब एक बंदे को टेन्योर नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, लेग पुलिंग करेंगे, हर दूसरे तीसरे महीने उसको खींच लेंगे, फिर आप और मैं कहेंगे परफॉर्म नहीं करा, वो तो नहीं कर सकेगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि एक्स MD जो है शहजाद हसन शेख, उनसे हमारा राब्ता हो, वो सारी सिचुएशन को हमारे साथ शेयर करें।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PIA के XMD शहजादा एहसन अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया शहजादा साहब। ये बताएगा कि आप तो इस इदारे के अंदर काम कर चुके हैं, ग्राउंड रियलिटीज आप ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं। ये बताइएगा कि आज ये जो नौबत पहुंची है कि PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्या इसकी वजह वाकई बद इंतजामी और करप्शन रही है? टोटली बद इंतजामी और करप्शन है। लाइक इसको अगर हम इसको प्रॉपरली कमर्शियल बेसिस पे चलाएं तो अभी भी इस इदारे में जान है और इट इज प्रॉफिटेबल हो सकता है विद इन 90 डेज में। अच्छा, अगर टीम मैनेजमेंट प्रॉपर सही लोग इस पे अगर आप रखें। आप पॉइंट आउट कर देंगे कि करप्शन किस नौयत की थी, क्या था? लाइक जो कार्गो मैनेजर्स हैं, जो कार्गो डायरेक्टर्स हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, सारे लोग जो देर करप्ट लगाए थे इन्होंने। जब हमारे जमाने में जब मुझे अपॉइंट किया गया था उधर, तो उस लाहौर कार्गो को एक डायरेक्टर साहब जो चला रहे थे, दे आर मंथली 75 लाख रुपए वो हमें रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। जो नया जनरेट हमने डायरेक्टर लगाया तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड है कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसी लाहौर एयरपोर्ट के कार्गो से। अच्छा, आप अपना टेन्योर बता दें किस साल के दौरान, किन सालों में? मैं क्योंकि एक्स फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट में। मैं जब अपॉइंट हुआ तो जनाब आसिफ यासीन मलिक साहब ने मुझे चार्ज नहीं लेने दिया था। अच्छा, तो भी आप बता रहे कच रही थी क्योंकि मैं ऑडिट कराना चाहता था। PIA का पूरा ऑडिट होगा A to Z। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि 90 दिनों में इसकी हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। वो कुछ पॉइंट्स बता दें, कुछ तजावीज दे सकते हैं? जो अब ये चाह रहे हैं, देखें ना, अगर 26% आप ये अब मियां साहब जो है, मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून वाले, इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और 26% एसेट वो दे रहे हैं, आपके जो शेयर्स दे रहे हैं। दुबई के एक साहब है नासर लूता साहब, वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज लोग हैं। उनकी कोई मतलब लाइक इस लाइन में, इस प्रोफेशन में उनका कोई है ही नहीं ऐसा कैरियर कि उन्होंने कभी आज तक कोई एयरलाइन है कुछ है। वो कतर से पार्टनरशिप करके। अच्छा, ये बताएं शहजादा साहब, चलें वो तो कोई जो भी बिड देगा वो आएगा। ये बताएं कि 26% शेयर के लेके आपको 51% का, यानी शेयर आप 25% लेंगे या 26% लेंगे, मगर कंट्रोल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। ये शेयर, 1 लाख शेयर क्या होता है? जैसा PTCL किया था ना जी, जिस तरह PTCL किया जी, तो मैनेजमेंट 26% उनको दे देंगे। तो फिर हमें चाहिए नहीं कि अगर हमने बेचनी है तो कम से कम 51% शेयर तो बेचें? मेरा ख्याल है 51% हमें बेचने की जरूरत है। अगर हम नेशनल एसेट्स को, कौमी इदारों को इस तरह बेचेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? जो इतने दबंग नारे लग रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी गलत है, मुस्लिम लीग नून आके बेहतर कर लेगी, उनके पास ज्यादा अच्छी टीम है। अभी भी इसको अगर देखें ना, अगर हम इसको अगर इस पे अच्छी टीम लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, डाउन साइजिंग की, बंदे जो मतलब ओवर बर्डन किए हुए हैं वो निकाले जाए, ये अभी भी इदारा, मैंने आपको कहा ना, विद इन 6 मंथ्स आप देखें प्रॉफिट में जाएगा। कोई बंदा इसका MD और चेयरमैन सही लग जाए। सिफारिशी भर्तियां किस हद तक हुई हैं इसमें? बेतहाशा पिछले 5 साल में तो हुई है। अभी भी देख लेना जो इनके रिसेंटली 50-50 लाख करोड़ रुपए की आपको पता ही चल गया पेमेंट्स हो रही हैं, जो शाहिदुल्लाह भाई, उनके भाई को दी गई हैं पेमेंट्स। अच्छा, कहा जाता है कि PIA के जो मुलाजमीन है उनके अपने बड़े मुतालिबात होते थे, किस किस्म के बल्कि उसमें एक और बात भी थी कि ऊपर टॉप बहुत हैवी थी। हाँ। उसमें लाखों करोड़ों रुपए की ऊपर सैलरी थी और नीचे तो ऊपर के 10 बंदों की नीचे सबके बराबर थी। ये कहानी क्या थी? नहीं रऊफ साहब, वो ये सिचुएशन ये देखे ना, अगर अदारा आपका नुकसान में जा रहा है और जो बोर्ड मीटिंग होगी आपकी मंथली, वो आप न्यूयॉर्क में करेंगे तो तबाही तो होगी। उसमें सारे देखे ना, जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी जाते थे, चेयरमैन MD भी जाते थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी जाते थे, फैमिलियां भी जाती हैं सारी, और एक बंदा कॉस्ट करता। जी हाँ जी, एक बंदा बात पूरी कर लें। जी उस देखे ना, उस बोर्ड मीटिंग को एक बंदा 10 मिलियन में कॉस्ट करता था। ऑन रिकॉर्ड चीजें निकाल के देखें, एक बंदा 10 मिलियन में कॉस्ट करता था। हाँ जी, कॉस्ट कर रहा था उस बोर्ड मीटिंग को जो अटेंड कर जाता वीक के लिए। न्यूयॉर्क में जी बात कीजिए। ये हमारी वहाँ पे जी हमारी न्यूयॉर्क में PIA की एक होटल है जिसकी इनकी पार्टनरशिप थी, मेरा ख्याल है ये सऊदीज के साथ थी या गल्फ के ममालिक थे। उस होटल के हवाले से भी हमें यही पता चला कि कभी PIA को कभी 1 रुपया का धेला भी उन्होंने अरबों ने नहीं दिया। उन्होंने शेयर होल्डिंग तो कर ली थी, पार्टनरशिप तो कर ली थी। हाँ जी, वो होटल पार्टनरशिप प्रॉफिट में जा रहा है। PIA उस वजह से हम अगर वो होटल सही चलाएं तो PIA के सारे खर्चे निकल सकते, सारे एक्सपेंस PIA के वो पूरे कर सकता है। ये कैसे कह सकते हैं? तफसील बताएंगे इस हवाले से आप, वो होटल की क्या आमदनी है? ऑन रिकॉर्ड बताए ना, $3 मिलियन आप उसको रेनोवेशन पे PIA की जेब से लगवा रहे हैं। जनरल अख्तर साहब ने लगवाया। जनरल डिफेंस सेक्रेटरी $3 मिलियन उस पे लगा रेनोवेशन पे। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर उस होटल की आमदनी से PIA को चलाया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी मतलब देखे ना, 16 एकड़ पे वो होटल है। अच्छा, न्यूयॉर्क में सबसे एक्सपेंसिव जगह है, सबसे, और 317 कमरे हैं उसके। तो इससे और उसका
उसका जो कंट्रोल है, उसका कंट्रोल किसके पास है उस होटल का जो पीआईए की वहां पे शेयर किया हुआ है? पीआईए की मैनेजमेंट है, पीआईए की टोटल मैनेजमेंट। अब ये बताइए, आपको इल्म है कि जब ये प्राइवेटाइज होगा तो साथ वो होटल की प्रॉपर्टी भी जाएगी ना जी। ये तो बंदर बांट होगी एमसीबी की तरह, मुस्लिम लीग की वजह, मतलब एमसीबी ये उस तरह होगा जिस तरह पीटी से गया प्रॉफिट पे इदारा। अभी भी देखे ना, इसकी मैं पिटीशन फाइल कोर्ट में भी कर रहा हूँ कि अगर इसको कोई अच्छी क्यों नहीं हम बंदा लगाते, कोई पुराना वाइस एयर मार्शल लगा देते हैं, कोई एयरफोर्स का लगा देते हैं, कोई बंदा लगाए तो सही ना एटलीस्ट जो डिलीवर कर सके। आपको शहजादा साहब अंदाजा है जो वो होटल की प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? इट्स ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 300 मिलियन यूएस। 300 मिलियन? आर यू श्योर सर? इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हाँ जी, इससे ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। अच्छा, पिछले काफी अरसे में भी क्लासेस साहब बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा एमडी चेंज किए गए, किसी एक को सही तरह से काम ही नहीं करने दिया गया, इसकी क्या वजह होती रही है? वो बस अपेरेंटली देखें जो जिसकी अप्रोच होती है मेरे ख्याल वो रैपिडली आते रहे, उसमें से ज्यादा तबाह उसी वजह से हुआ। जिस तरह मैं व्हेन आई वाज इन केयर टेकर मिनिस्टर, तो यही स्टील मिल पे 11 बिलियन का पैकेज दे के स्टील मिल चल पड़ी थी। उन्होंने बंद क्यों की स्टील मिल? 40 दिनों में मैंने स्टील मिल चलाई है। जनरल वाज देयर। अच्छा, आपका अभी आपकी जो सारी गुफ्तगू से हमने अंदाजा लगाया कि इसकी निजकारी की जरूरत अभी नहीं थी, इसकी हालत को बेहतर बनाया जा सकता था, ऐसे ही? टोटली मतलब नेशनल एसेट है, बार बार ये चीजें नहीं बनती। हम आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं? हम तो तबाही कर रहे हैं मुल्क को। अच्छा, इस पे ये शहजाद साहब बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज करके प्राइवेट पार्टीज को दे रहे हैं, ये मुमकिन है कि आप पीआईए को, ठीक है आप जैसे आप कह रहे हैं अच्छे तरीके से भी चलाया जा सकता है, ओपन स्काई पॉलिसी हम क्यों नहीं ला सके? जैसे इंडिया में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है, एक ही एयरलाइन हमने थोपी हुई है पूरे मुल्क पे, ना उसकी सर्विस है, ना उनका म्यार है, ना उनके एटीट्यूड है, वो हमने देखे हुए हैं तमाम जो लोग ट्रैवल करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको ओपन स्काई करें और मजीद इंटरनेशनल एयरलाइंस आके कोई इसमें ऑपरेट करना चाहते तो उनको ऑपरेट करना चाहिए, हम क्यों नहीं करने देते उनको? ये वो तो देखे ना, वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपकी जो लीगल डिपार्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से होगा वो लोग करेंगे। ओपन पॉलिसी करनी चाहिए ताकि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा, ऑटोमेटिकली पीआई भी बेहतर होगी, बाकी जो आएंगी नहीं वो भी बेहतर होंगी। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा सारा। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा है कि ये पिछले 5 साल में बहुत सारे स्कैंडल सामने आए। जहाज़ों की खरीदारी देख लें, उसमें पुर्जों की आपने खरीदारी देख लें, कुछ आपने टायर लेने हैं, कुछ भी आपने बत्ती लेने, कोई चीज भी लेनी है ना, आप चेक एंड बैलेंस नहीं। यही तो मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर बोर्ड एक बने, बोर्ड के थ्रू ये सारी चीजें होंगी तो ये पोलिटिसाइज नहीं होगा ना, कोई प्रेशराइज नहीं करेगा जी ये कर दें वो कर दें। एक आप पीआईए जो एमडी चेयरमैन, उसके अलावा एक अलग बोर्ड बने परचेजिंग का, और उसमें बिल्कुल अपराइट बंदे हो तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी पीआईए। एक टाइम था, अगर आपको याद हो पीआईए जब आप जाते थे, ट्रैवल करते थे बाहर, तो एज अ सोवेनियर आपको क्रॉस के पेन देते थे पीआईए। असर साहब ये बताइए, मुझे याद, आपको ज्यादा पता होगा, आप ये बताइए एक जमाने में ये पहली या दूसरी दुनिया की एयरलाइंस भी आती थी, एमिरेट्स, और दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को तरबियत देने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 60% एयरलाइंस पीआईए ने डेवलप किए, 60% एयरलाइंस पीआईए ने डेवलप किए पूरी दुनिया में। आप सोचें इंटरनेशनली तो मतलब अभी भी इसमें क्यों नहीं हम पोटेंशियल देखें ना? जी कुछ दिन पहले हमने देखा था शुजात अजीम साहब को लगाया गया था यहाँ पे, उनका एडवाइजर लगा। आप उस फैसले को कैसे देखते हैं? वो जो अदालत में हुआ, बट आप समझते थे शुजात अजीम में ये कैपेसिटी थी, पुल आउट कर सकते थे पीआईए को इस क्राइसिस में से? मेरा ख्याल अगर आप उसको जो उनको 10 दिन के लिए लगाया गया, आप देख रहे हैं जो मिसमैनेजमेंट की है, टोटली बंदा प्योरली बिजनेसमैन या कमर्शियल बेसिस पे, या कोई लाएं बाहर से या इधर से लाएं, कोई बंदा प्योरली जो बिजनेसमैन हो या जनरल बंदा कोई अपेरेंटली जिसकी कोई शिकायत ना हो, करप्ट ना हो, कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, व्हाइट कॉलर जिसे कहते हैं जेन्युइनली व्हाइट कॉलर लाएंगे तो ये पीआईए, मैंने आपको 90 डेज में पोटेंशियल है, पीआईए अभी भी चल जाएगी विद इन 90 डेज। अच्छा, शहजाद साहब ये बताएगा कि लगभग अभी कितने मुलाजिमीन, इजाफी मुलाजिमीन आपके अंदाजे के मुताबिक फारिग किए जाएंगे? कितनी इजाफी भर्तियां थी? ऑलमोस्ट कुछ 6000 होंगे, 6000 बंदा। अच्छा, 6000 बंदा। एक और अहम बात ये बताइए, अभी तो खैर कोई बात सामने नहीं आई, आपका क्या ख्याल है कितना मूल लगेगा इसका? ये कितने में बिक जाएगी? कुछ है अभी अंदाजा आपको? मेरा ख्याल है जी बिक्री नहीं चाहिए, बार बार मैं तो यही आपसे रो रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, गलत बिक्री है। 26% दे के आप मैनेजमेंट दे रहे हैं, और वो साहब कतर एयरवेज को लाके उनको मैनेजमेंट दे रहे हैं आगे। आप देखें ना, ये तो एजेंट सब एजेंट हो रहा है, वो आगे से कतर एयरवेज को दे रहे हैं। हाँ जी, वो कतर एयरवेज से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको ला रहे हैं और उनसे सब आगे करा रहे हैं। नासर लूथा साहब है कोई दुबई के। ठीक है, बहुत अच्छा। हमने माजी में देखा है शहजादा साहब, एक लास्ट उसमें माजी में हमने देखा है
कि पीआईए के जो पैलेट्स है उन्हीं को एमडी लगा दिया गया। तो आप समझते हैं फैसले ठीक थे कि पीआईए का जो पैलेट है उनको उठा के आपको बिल्कुल गलत थे, बिल्कुल गलत फैसले थे। मैं तो कह रहा हूँ प्योरली एक प्रोफेशनल बंदा ला जाए, गलत फैसले थे। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा हसन अशरफ साहब आपका बड़ी डिटेल में क्लासेस आप गुफ्तगू की। इनकी सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये निकलता है कि मैनेजमेंट के फैसले गलत है और मैनेजमेंट ठीक नहीं रही पिछले अरसे में। मेरा वैसे उस पर अपना टेक है कि जब मैनेजमेंट को वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान या डिफेंस मिनिस्ट्री इस्लामाबाद से बैठ के इनको अपॉइंट तो उन्होंने करना है, आप और मैंने तो नहीं करना, उन्होंने अपॉइंट करना है। लेकिन रिमोट कंट्रोल तरीके से चलाया जाएगा कि हर दूसरे दिन आपको यहाँ से कोई लेटर जाएगा, चिट्ठी जाएगी, सिफारिशी जाएगी, बर्थियाँ जाएंगी, उसके बाद प्रमोशन तरक्कियाँ होंगी, नौकरियाँ देंगे। और अभी आपने देखा होगा जैसे वो भी बता रहे पिछली डेट से आप बैठ के कुछ मुलाजमीन को बेनिफिट्स देंगे ऑन पॉलिटिकल बेसिस आते हुए। तो पीआईए ने तो इसमें लास्टेज में आना था। और प्लस एक लास्टली सर कि यहाँ पे जो इनके पैकेजेस हैं वो ये पैकेजेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी थे यहाँ पे रहे जिनको डॉलरों में तनख्वाहें मिलती रही हैं। अच्छा। हालांकि पाकिस्तानी थे यहीं पे बैठे हुए थे, बिल्कुल हैं, ये चीज़ें सामने आती रही हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी इसको रिपोर्ट करते रहे। और साथ साथ हमने यहाँ पे और भी इनके मामला जो देखे हैं पीआईए से रिलेटेड हैं, इसको तो एक तरह का घर की बांधी समझ लिया गया। पीआईए के मुलाजमीन के लिए मादरत के साथ अगर वो बैठे हैं तो वो ये ना हो, नाराज ना हो जाए अगली दफा हम पीआईए को इस्तेमाल करें। उनके अपने पैकेजेस हैं, जब आप टॉप पे करप्शन करते हैं, जिस तरह अदनान ख्वाजा साहब को लगा दिया था पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कहीं और जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि पायलट्स हैं जो उनको एमडी लगा दिया, तो फिर नीचे वाले के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ऊपर से अगर आप ऊपर से ठीक नहीं, आज ये कहते हैं ना भाई सारे 180 मिलियन लोग ठीक हो जाएं तो सारा, और भाई ऊपर के 5000 बंदे ठीक हो जाएं, सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। सही। एक कॉलर लेने दें, ननकाना से कॉलर है हमारे साथ इब्रार। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ ननकाना से। तो सबसे पहले दुनिया न्यूज को मेरा सलाम। जी जी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हर बंदा इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोचता है, कलेक्टिवलिज्म के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें, ना कि अपने बारे में। जो भी जिसको भी मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी भी आला ओहदे पे लगाया जाता है वो सिर्फ अपना ही जेबें भरता है, वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद यही अलमिया है पाकिस्तान की लीडरशिप का कि हमेशा हर कोई अपने बारे में सोचता है, पूरी कौम या पाकिस्तान को सामने रख के नहीं सोचा जाता। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी का सब और भी बहुत से इदारे हैं जो इस तरह और हम देखेंगे। मैं इसको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। 1980s में ये दौर शुरू हुआ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का, और जिस पे ये प्राइवेटाइजेशन पूरी दुनिया में हुई, यहाँ नहीं हुई, हर जगह हुई। लेकिन बात ये कि 2008 का जो रिसेशन आया, इसके बाद से मैं सिर्फ कोट करता हूँ और अक्सर किया करता हूँ, शूमिस मिलने बड़ा एक इंटेग्रिटी वाला जर्नलिस्ट है जो कि इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े आजकल गार्जियन में लिखता है। उसने एक अजीब बात की, उसने कहा कि पूरी दुनिया में ये जो तजुर्बा हुआ, जिसके बाद 2008 से लेके अब तक रिसेशन है और बड़ी बड़ी मीशतें सररगू हैं और बर्बाद हैं इस वक्त, जिस तरह आप अगर यूरोप भी देखें, तो उसने कहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन की थी ऑन अ वर्ल्ड स्केल, सिर्फ पाकिस्तान की बात, कहते हैं ये मैस रॉबरी ऑन दी वर्ल्ड स्केल थी। अच्छा। ये एक आलमी डकैती थी जिस तरह से हुई। हाँ। और आपने अपने बर्तन बेच दिए। हमारे यहाँ में याद रखिए कि हमने जब ये शुरू की थी तो हमारा इंडिया ये था कि हम कर्ज इसको बेचेंगे, बेच के हम कर्जे उतार देंगे। हमने ये बेच दी, जो कुछ था वो हमने बेच डाला। बेचने के बाद कर्जे 2 से 3 गुना हो गए हैं, कर्जे बढ़ गए हैं और घर के बर्तन भी बिक गए हैं। अल्लाह करे कि ये अब ठीक कर लें, इसको बेच के कर्जे भी हमारे कम कर दें और जो है वो, तो इस पे मेरे ख्याल में कमेंट लें और फिर आगे चलते हैं। जी क्लास साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, आगे बढ़ें। जी इसमें जो मेन चीज़ है मेरा ख्याल है ये तो उन्होंने बताई हैं और बड़ा ये कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की है। उन्होंने शहजादा साहब ने, जो भी हमारे कोई 1-2 दोस्त हमारे भी हैं जो हमें फीडबैक देते रहते हैं, उनका भी यही कहना है कि एमिरेट्स को देख लें। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया भर में ऑपरेशन करती है, उनका 4000 स्टाफ है और पीआईए का है 10,000 है। तो बाज़ दफ़ा ये फील होता है कि ये सिर्फ एयरलाइन जो है ये 10,000 लोगों को
नौकरियां देने के लिए ही चलाई गई थी, ना कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए या पाकिस्तान को प्रॉफिट में लाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ पीआई की निजकारी वाली बात नहीं, इसके एसेट्स देखें। जैसे मैंने कहा, इनकी यूएसए में जो इनका अपना होटल है, अभी शहजाद साहब को शायद पूरी उस पर इंफॉर्मेशन उस पर ये होगी। मैंने जो उस पर स्टोरीज की है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं। इनका सऊदीज़ के साथ बाकायदे मुआहदे रहे हैं जनाब परवेज़ मुशर्रफ में। उनको कंट्रोल दे दिया गया था कि होटल आप चलाएंगे, हम आपके स्लीपिंग पार्टनर होंगे। पूरे का पूरा होटल उनके हवाले किया गया और जवाब में एक पेनी रुपीज़ भी उन्होंने नहीं दिया था पाकिस्तान के ये पीआईए को। ये बाकायदा ये चीज़ें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आती रही हैं। तो इस तरह के फैसले तो माजी में किए जाते रहे। ये बड़ा टफ फैसला होगा मेरा ख्याल है, लेकिन कल इन्होंने फैसला किया है। अब हुकूमत की उसमें अपनी देखेंगे तफसील आएगी। लेकिन अच्छा क्लास साहब, एक और भी बात होनी चाहिए ना, ये पंजाब असेंबली के पास से बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ और कितने ऑफिस हैं, ये कितने अरबों का होगा आज की जो इन्फ्लेटेड, तो कैसे औने पौने दाम में बेचेंगे ये तो शायद ना बेचें भाई। हमें लेट्स नॉट डाउट देयर इंटेग्रिटी एंड इंटेंशंस, लेट द बिड्स कम, बिड सामने आ जाएं तो पता चल जाएगा मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है क्लास साहब? नहीं काश, माजी में हमने देखा बहुत सारे बैंक 12 रुपए के बेचे गए, पता चला जो माजी में तो बर्बादी हुई, यकीनन ये हुई। अब मुस्तकबिल में होती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। नहीं, डाउट्स तो पैदा होते हैं ना फिर के। माजी में भी आपने यही कुछ किया कि पूरे के पूरे एसेट उठा के दे 12 रुपए के बैंक बेचे गए यहाँ पे। नहीं, आप डाउट करें और बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें, बात सामने आ जाएगी। और उसमें पीटीसीएल की हमने देखी, पीटीसीएल अभी तक उन्हें ना जिस पार्टी को दिया गया था उन्होंने अभी तक इनको ये मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट्स नहीं की और 5-6 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। और अभी भी जो बात सामने आ, जो बात कह रहे थे, अगर एक बंदे को दुबई के किसी एक बंदे के हवाले हैंड ओवर की जा रही है, उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। फिर ओपन बिडिंग करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। वो कतर की बात भी करें कि वो आगे से वो ऑपरेट करेंगे, कतर एयरलाइंस वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। ये वही काम कर रहे हैं लास्टली, ये वही काम होने वाला जो एनएलसी करती है पाकिस्तान में। वो फौजी इदारा है, वो नाम अपना एनएलसी यूज करती है क्योंकि हम फौजी इदारा हैं, पेपर रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम जो बिडिंग दे देंगे सिंगल टेंडर पे, वो कॉन्ट्रैक्ट अरब रुपए का ले लेते हैं, उनसे लेके आगे सबलेट कर देते हैं। और ये पूरे का पूरा हुकूमती और जो प्रॉफिट है वो पहले से रख लेते हैं। कोई और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई और पार्टीज होते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन कर रही होती है। मेरा ख्याल सबलेटिंग की फर्दर सबलेटिंग होने वाली है। सही, आगे बढ़ते हैं क्लास साहब। दुनिया न्यूज के, दुनिया अखबार के फ्रंट पेज पे आज एक स्टोरी छपी हुई है, बड़ी मैं हैरान हुई। कल साहब भी हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अमीर घरानों के तालीम याफ्ता नौजवान भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में मुलविस हैं। इनमें गिरफ्तार जो मुल्जिमान है क्लास साहब 25 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 5 बीएससी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं और बेशतर में से इनका ताल्लुक अलदम तंजीमों में है और इन्हीं के लिए कार्रवाइयां करते हैं। और कराची में जो जेर हिरासत मुल्जिमान है उनमें से 27 जो मुल्जिमान है 18 तालिब इल्म उनमें शामिल है। क्लास साहब, ये कैसी तरबियत है, ये कैसी तालीम दी जा रही है हमारे नौजवानों को? जब आप मुल्क के वजीर आजम, सदर, वजीर, मैंने कहा ना हु इज़ हु, जिस पे ये करप्शन के स्कैंडल नहीं आ रहे और गलत नहीं आ रहे, और पिछले 5 सालों में तो हमने देखा बर्बादी हुई है। और बहुत सारे लोग आजकल आसिफ अली जरदारी साहब की शान में कसीदे लिखे जा रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छा बना के पेश किया जा रहा है और लगता है उनसे नेक और अच्छा इंसान पाकिस्तान में था नहीं। जो पाकिस्तान में 5 सालों में यहाँ पे स्कैंडल्स हैं, ये तारीख की बदतरीन गवर्नेंस है। जब आप ये देखते हैं कि टॉप का आपका वजीर आजम, सदर, वजीर करप्शन में मुलविस हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो माल कमा रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उन पे कोई कदगन लगाने वाला नहीं। और बहुत सारे सहाफ़ी बैठ के वहाँ पे उनको जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि नहीं जनाब कि आप लोग जाती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इन पे बात करके। तो नौजवान के पास रोल मॉडल क्या है मुझे बताएं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 8-10 लोगों की लिस्ट बनाई जाए कि ये रोल मॉडल हैं आपकी यूथ के, आपके लोगों के, पढ़े लिखी क्लास के। आप मुझे 10 नाम बता दें, ये 18 करोड़ लोगों का मुल्क है जिनको रोल मॉडल बना दें और जिस पे कोई ना कोई कंडक्ट पे बात ना होती हो। और बड़े बड़े नाम है, पता चलता है अंदर से छोटे निकल आते हैं सारे। इसलिए आपकी यूथ के पास ना डायरेक्शन है, ना रोल मॉडल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, आपने इन लोगों के लिए कोई अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई फोरम नहीं है, ना इनके पास खेलने को मैदान है, ना इनके पास कोई पढ़ने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। वसाइल कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए। ऊपर से जब हम आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ, एक वाकया शेयर करना। एक नौजवान, मैं नाम नहीं लेता, उसने मुझे रोक रखा है क्योंकि उसने एक नौकरी के लिए इम्तिहान दिया और टॉप किया, इंजीनियर है, और मैं उस इदारे का भी नाम नहीं ले सकता। वो कह रहा है जी मेरा नाम आप ना ही दें, मैंने CSS करना है। कल मैं लाइमलाइट में आ गया तो कहीं वहाँ भी मेरा रास्ता ना रोक दें। बात यह है कि जब आप डिग्री लेके निकल आते हैं और फिर इस मंडी में जाके कहते हैं लो मेरा मूल लगाओ भाई, मुझे काम दो, वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ फिर ये इंटरवीन करके जो नौकरियाँ हैं वो किसी और को मिल जाती है। सेकेंडली क्लास साहब, हम टीवी पे क्या बेचते हैं, सारा ये ग्लैमर बिकता है
टीवी ड्रामों में ग्लैमर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो डिग्री लेके नौकरी लेने जाता है। अभी मैं आपको ये तो होगी हमारे मुल्क की बात, मैं एक नई इस्तेलाह यूरोप में आई है, लॉस्ट जनरेशन, एक ऐसी नस्ल जो खो गई है। ये बात कौन कर रहा है? जर्मनी का वजीर खजाना, वो कह रहा है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, हम इन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो ये जो इशू है कि जब आप एक तरफ ये, और फिर यूथ जो है डिसओरिएंटेट हो चुकी है, वो ये ग्लैमर देखती है, ये हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती है, ये सियासत का ग्लैमर देखती है, सहाफत का ग्लैमर देखती है, तो फिर कहते हैं भाई वीजा टू रिचेज, वीजा टू पासपोर्ट टू अमारत जो है वो तो फिर जुर्म है। तो ये है, इस पे भी कोई बात कर रहा है, इसको कैसे अरेस्ट किया जाए? लगता है आपको मेरा ये एस्टिमेशन दुरुस्त है या गलत कह रहा हूं खलासा साहब? निकाय साहब, इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त ये यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ वो हमारे प्लेज हैं जो हम ये टेलीविज़न पे दिखा रहे हैं। जिस तरह का ग्लैमर आप लाइफ का दिखा रहे हैं, वहाँ से मैं समझता हूँ बच्चे और बच्चियाँ पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल, ये आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये वो लाइफ नहीं है। हो सकता है 1-2% पाकिस्तान की एलीट की इस तरह की लाइफ हो, जिस तरह के टेलीविजन पे, चैनल्स पे, ड्रामों में हम देखते हैं। 99% लोगों की इस तरह लाइफस्टाइल नहीं है। ये भी आपके लिए मेन वजह बन रहा है। अब बच्चियाँ भी चाहती हैं कि जिस तरह की शादी दिखाई जा रही है सुबह मॉर्निंग शोज में, और जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, जेवरात दिखाए जा रहे हैं, अब हर बच्ची चाहती है कि उसकी शादी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ऐसे ही लड़के चाहते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे ग्लैमर है, गाड़ी है। अच्छा, जिस स्टेज पे बंदे 20-25 साल बाद पहुंचते हैं, हमारा यूथ चाहता है कि मैं आज ही पहुंच जाऊं। मेरा बहुत सारा इंटरेक्शन रहता है, जो लोग सहाफ़ी बनने आते हैं, एंकर बनने आते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी से आते हैं, हमें भी मिलने आते हैं, वो कहते हैं बस हमें यहाँ से उठाएं, टेलीविजन की किसी स्क्रीन पे बिठा दें। ये अक्सर मैं सुनता रहता हूँ। वो ये समझते हैं, आप जैसे हमारे जैसे और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो ये समझते हैं शायद घर से उठे, घर से सीधे वो आके यहाँ स्क्रीन पर बैठ गए। कोई यहाँ पे एफर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे स्ट्रगल के प्रोसेस से जाने को तैयार नहीं है। इवन प्रिंट मीडिया में बहुत सारे जो लोग मेरे पास यूथ आती है, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा प्रिंट अखबार में काम करें, वो आगे से हंसते हैं वो, और वो देखते हैं कि ये क्या मशवरा दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं कोई एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भूल जाएगी। ये जो हम हॉलीवुड की फिल्मों से लेके यहां तक गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी जिंदगियों पे फिल्म बनाते हैं, हम बताते हैं ये कितने पावरफुल लोग हैं, कितने तक इनके एक इशारे, सिर्फ फिल्मों में नहीं, शाज़ेब जैसे असल कहानियों में भी जो है वो बहुत ज्यादा, और उनके इशारे अबरू से कैसे लोगों की जिंदगियां छीन ली जाती हैं, उनका ग्लैमर देखते हैं। तो फिर यूथ को हम कौन सा रोल मॉडल? और फिर नासिर साहब, सेकेंडली, फिर जब हम नेक्सस देखते हैं दौलत का और सियासत का, फिर यही लोग जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं सियासत के जरिए। पता चलता है डिग्रियां सारी की सबकी जाली थी। तो फिर यूथ किधर देखे? काजी साहब, मुझे ये बताएं, फिल्में हॉलीवुड में बनती हैं, वहाँ पे यूथ नहीं है, वहाँ पे फिल्में देखने वाले नहीं है। इम्पैक्ट हमारे यहाँ आता है कि वहाँ पे अगर वायलेंस की, तशद्दुद की फिल्म, और तशद्दुद और वायलेंस की फिल्में बनने के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, किसी वक्त वो भी डिस्कस कर लेंगे कि उनसे आपका कथारसिस होता है। जो आपके अंदर का वायलेंट इंसान है, वो तशद्दुद वाली फिल्में देख के वो पैसिफाई होते हैं, उभरता कम है। ये जो मॉडर्न फिलासफी इस पर बताई गई, इसीलिए सबसे ज्यादा वायलेंट फिल्म में तो हॉलीवुड बनाता है, तो उसका अमेरिकन, यूरोपियन या साहब, मैं थोड़ी सी यहाँ से आपसे माजरत के साथ अब एक प्रोग्राम हम करेंगे। रिसेंटली मैंने जापान के अंडरवर्ल्ड के बारे में एक कहानी सुनी, जो पढ़ी बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में, और इस वक्त भी जो अंडरवर्ल्ड है अमेरिका में, वो मैं अभी सीना गजट बात यहां करना नहीं चाहता कि ऑथेंटिकेशन के बगैर, ये एग्जिस्ट करता है और बड़ी ताकत से एग्जिस्ट करता है। खास तौर पे जो वहां पे ड्रग का ट्रेड है, मैंने एक इंटरव्यू कोट किया था, बीबीसी में हुआ था, एक लाइन का। एक अंडरवर्ल्ड की जो गैंगस्टर थी, उससे उसने पूछा कि क्या ड्रग ट्रेड खत्म हो सकता है? कहती हां खत्म हो सकता है, मगर इसके लिए पहले हुकूमतें खत्म करनी पड़ेंगी, इससे पहले ड्रग के इदारे खत्म करने पड़ेंगे। वहां बड़ी सोफिस्टिकेशन है, वहां जुर्म को ग्लोरीफाई करता है ये निजाम। और मैं आपके साथ एक दिन स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे लॉयल्टी शो करने के लिए वो उंगली काटते हैं अपनी। जब इस पे स्टोरी थी किसी बड़े बड़े वेस्ट के, तो वो भी इससे अनटच नहीं है। हाँ, हम ज्यादा पसमानदा हैं, यहाँ चीजें क्रूड अंदाज में होती हैं, वहां चीजें, लेकिन जुर्म की कहानी एक ही लगती है मुझे। जी क्लास साहब। जी काजी साहब, अब आपने पूरा कम्प्रीहेंसिव तबसरा कर दिया है, इसके बाद तो मेरा ख्याल की गुंजाइश नहीं रह जाती। क्लास साहब, कहीं ना कहीं मीडिया को भी हम जो है वो इसमें कसूरवार समझते हैं।
नहीं, मीडिया तो वो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जो मैं जिस तरह के शोज देखता हूँ और जिस तरह का अनस्टॉपेबल आप ये बीम कर रहे हैं एक एक घर में, जिस तरह के आप अच्छा क्या साहब, मेरा एक सवाल है प्लीज, एक सवाल है मेरा आपसे। यहाँ बच्चियां बैठी रहती हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनके जहेज नहीं बन पाते, और मीडिया पे हम रोज शादी और शादियां, मुझे ऐसे लगता है जैसे मौत का रक्स हो रहा है। आई एम सॉरी, आई मे बी रॉन्ग, आई एम वेरी केयरफुल ऑलवेज। तो आप क्या ये बिल्कुल इनकॉन्ग्रुअस नहीं लगता हमारी समाजी जिंदगी से जो हम बाज़ औक़ात दिखा रहे होते हैं? आपको आइडियल लाइफ दिखानी चाहिए, फिल्में इसलिए बनाई जाती है कि एक उसमें फैंटेसी वर्ल्ड आप दिखाते हैं, लेकिन अब जब तक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दिखाएंगे बंदे को थोड़ी सी तफरीह चाहिए, अपने जो उसके मसाइल हैं उनसे डिपार्चर चाहिए, इसलिए फिल्में बनाई जाती हैं, फैंटेसी पे बेस होती हैं। लेकिन ये जो रियलिटी शो दिखा रहे हैं आप, ये एक तरह के रियलिटी शोज हैं जिसमें आप सारी चीज़ें लाएं, इसमें फैंटेसी कम और आप उसमें बढ़ा चढ़ा के ज्यादा चीजें बयान कर रहे हैं कि और डेली बेसिस पे 10 चैनल में मुकाबला लग गया है, हर एक ने एक से नई दुल्हन लेके आनी है। अच्छा, आपको तो स्पॉन्सर मिल जाते हैं दुल्हन बनाने के लिए, कपड़े भी मिल जाते हैं, जेवर भी मिल जाते हैं, जो आप उतार के फौरी तौर पर 2 मिनट बाद वापस भी कर देते हैं उस इदारे को जिसने आपको स्पॉन्सर, उसको तो नहीं पता, आप उस बच्ची को तो नहीं पता ये जो इतना दुल्हन ने लाखों रुपए का ड्रेस पहना हुआ है, जेवरात पहना, ये तो मांगे का काम है, अभी 1 घंटे बाद इसने वापस कर देने। वो अपने वालिदैन के लिए जो प्रॉब्लम पैदा करती होगी, अगर नहीं भी करती अच्छी बच्ची, अगर नहीं भी करती, लेकिन उसके जहन में चीजें नहीं तो आती है। इसी ही माशरे में, इसी मुल्क में ऐसे कुछ तबकात इस तरह की शादियां भी करते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, इतने बड़े बड़े घर भी होते हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारी यूथ के साथ, पर्टिकुलरली वुमेन के साथ, वो मीडिया नहीं करेगा। मीडिया जो है वो रेटिंग पे जाएगा, पैसे पे जाएगा। मीडिया से तो इन्होंने सोशल सर्विस करने से हमारा हीरो नहीं होता, आप गैंगस्टर हमारे हीरो होते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है क्लास साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लास साहब हमें बताएंगे कि जो सिकंदर केस की इंक्वायरी रिपोर्ट आज पेश की जानी है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, क्या कहानी है कि पोलियो और खसरे की जो वैक्सीन ली गई, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बिलों की जो क्लियरेंस है उससे इनकार कर दिया? शाहजी, एक बहुत बड़ा तनाज़ा यहाँ पे ये पैदा हो गया है। अभी ये हमारे जो मुबीन साहब हैं, शायद उस पर डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का हम साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अब बच्चों के लिए 9 के करीब जो वैक्सीनेशन है या हामला माओं के लिए ली जाती है, इंटरनेशनल कंपनी से ली जाती है, उनकी पेमेंट्स करनी है। तो जो बिल बना है उनका वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए के करीब का बिल बना है, जो उन्होंने ये वजारत हेल्थ या नेशनल हेल्थ सर्विसेज अब इसको कहा जाता है, उसको भेजा है। जब उन्होंने वजारत ने वो बिल फॉरवर्ड किया, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ये ताहिर महमूद साहब हैं, उनको फॉरवर्ड किया कि आप इनको क्लियर करें, तो उन्होंने उस पर एतराज़ात लगाए कि ये बिल जो हैं वो तो मैं नहीं क्लियर करता। उसके बाद इनके दरमियान कुछ 6 दफ़ा पिछले 6 महीने से कॉरस्पॉन्डेंट हो रही है। ये बात चली है मई से। आलमी कंपनीज का ये कहना था कि अगर आप हमें बिलों की अदायगी नहीं करेंगे तो हम आपके लिए वैक्सीनेशन, पोलियो, खसरा और दीगर जो 9 के करीब यहाँ पे वो बीमारियाँ हैं बच्चों को लगती हैं या हमला माओं को, हम आपको फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी आप फराहम करें ना करें, जब तक बिल्स पे मैं मुतमईन नहीं होगा मैं इनको क्लियर नहीं करूँगा। उनके जो एतराज़ात थे, मैंने उनसे पूछा, मेरी ताहिर महमूद साहब से बात हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ जो है इम्तियाज़ इनायत इलाही साहब हैं, मैंने उनसे भी बात की कि ये क्या तनाज़ा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो रही है। वो ये समझते हैं, ये ताहिर महमूद साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया और ये केस जो है मैं अब नैब को भेज रहा हूँ, नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर इन्होंने बिल क्लियर कराने हैं तो पहले नैब के पास जाएँ, नैब से क्लियरेंस लें, फिर मेरे पास हैं। ताहिर महमूद साहब ये भी कहते हैं कि मेरा अपना बच्चा जो है वो भी पोलियो को अफेक्टेड ये किसी तरीके से रहा है, लिहाजा मैं तो कोई गलत काम नहीं होने दूंगा जब तक ये चाहे आसमान। कौन कौन से रूल्स जो उन्होंने डिफाइन किए सर, कुछ बताएंगे कि क्या उन्होंने क्या? वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो एडवांस पेमेंट्स की थी कंपनीज को, उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन उसके जो जवाबात मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है इस पूरे स्कैंडल के, इस केस की, उन्होंने उसके बाकायदा एतराज़ात के 6 के करीब एतराज़ात लगे थे और एक को उन्होंने पूरा करके दिया था। इम्तियाज़ इनायत जो इलाही साहब हैं, जो उनसे मेरी बात हुई, मैं कि आप पे तो ये सारे एतराज़ात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि वो जो एतराज़ात हैं हमने उनको एक को एड्रेस किया है, एड्रेस करने के बाद बाकायदा उनको बताया है। और वो ये कहते हैं पर्टिकुलर जब कोई फेडरल सेक्रेटरी किसी बिल्स को ओके करके देते हैं तो फिर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान को चाहिए कि उनको क्लियर करके दें, जो कि वो नहीं कर रहे। इम्तियाज़ इनायत इलाही साहब जो सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं कि अब हमने अपनी वजीर जो सहरा अफजल तारड़ साहब हैं, इस महकमे के वजीर हैं, उनसे दरखास्त किया कि हम तो 6 महीने से इनसे दरखास्त कर कर थक गए हैं, ताहिर महमूद साहब ये बिल्स रिलीज करने को तैयार नहीं है। आप इसहाक डार साहब के पास जाएं, समरी लेके उनको कहें कि वो इंटरवेंशन करें, नहीं तो पाकिस्तान में पोलियो और जो खसरा की बीमारियां ये मजीद फैल सकती हैं। पहले आपको पता है पाकिस्तान में खसरे की वजह से ये सैकड़ों बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। इसके मुकाबले में ताहिर साहब से जब मैं बात करता हूँ वो कहते हैं जी कि मैं अब मुझे ज़ाती तौर पर क्या एतराज़ हो सकता है, मैं बिल्स इनके क्लियर करने को तैयार हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं मेरे पास सबूत हैं कि बिल्स इनके जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किए गए। अच्छा, मैंने उनसे पूछा आप ये कहना चाहते हैं उनका इंदिया ये है कि एम्बेजलमेंट हुई है, एम्बेजल खुर्द-बुर्द हुई है। ये बात वो बरह रास्त नहीं कर रहे। ये सवाल मैंने पूछा था उनसे, ताहिर महमूद साहब से, काउंटर जनरल से, मैं कि आप ये कहना चाहते हैं बिल्स गलत हैं? उन्होंने इस पर ये नहीं कहा बिल्स गलत है, वो कहते हैं पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। मैं पेपरा रूल्स से ये कौन सा फॉलो नहीं किया गया? वो कहते हैं जो इन कंपनीज को कुछ एडवांस पेमेंट्स की गई थी वो उसको प्रॉपर तरीके से वो फॉलो नहीं हुए थे, उन पर मुझे एतराज़ात है। बल्कि मुझे भी कहने लगे जी आप आज मैं आपको पूरी फाइल दिखा देता हूँ। अब इसमें मसला ये है, काजी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हुकूमत के 2 महकमे हैं, एक अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान है, एक आपका नेशनल हेल्थ सर्विसेज है। इनके कंट्रैक्ट हैं जो उनका क्लेम है वजारत हेल्थ का कि हमने बाकायदा इनको ये अखबारात में टेंडर किए, इनके इश्तिहारात दिए, बिडिंग हुई, बिडिंग के बाद हमने कमेटी बनाई, उसने एवेल्युएट किया, इनको किया बिड्स को, फिर हमने कंट्रैक्ट दिए, उन्होंने हमें वैक्सीनेशन दी जो बच्चों को पिला दी गई है। इसके बाद उनको बिल्स देने में क्या मसला है? अब पैसे नहीं देंगे 1.5 रुपए के करीब तो काम कैसे चलेगा? अब फर्दर बिडिंग नहीं कर सकते, फर्दर कंपनीज आपको देने को तैयार नहीं है। इसके मुकाबले में जब मैं ताहिर महमूद साहब से बात करता हूं वो कहते हैं जी कि ऑलरेडी मेरे पास 2 कंपनीज के केसेस हैं जो बिल्स के हवाले से थे, मैंने नैब को भेज दिए, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब भी वो इस बिल का कह रहे हैं कि मैं तो क्लियर करने को तैयार नहीं हूं, लेना है तो नैब से लें। अब जब ये कहानी नैब में जाएगी, अब आप नैब को जानते हैं, अल्लाह के फजल से वहां पे फरिश्ते बैठे हुए हैं जो उन्होंने पिछले 10-12 सालों में कार्रवाई की है। नैब के पास चले गए 1.5 रुपए का बिल, तो वो कहेंगे हजूर इधर है, हमारा हिस्सा भी रखें। अब सारा खेल यहाँ पे हिस्से पे चलना शुरू हो गया है कि कुछ लो और कुछ दो वाली कहानी है। यहाँ तो 10 रुपए का बिल भी आपने निकलवाना हो, किसी से मेरी जेब से भी निकलवाना हो तो भी कुछ ना कुछ कमीशन की बात होने लगती है। सो मेरा सवाल ये है जो मैंने दोनों से पूछा है कि हुकूमत के ओहदे हैं, ये हुकूमत का काम है, आप दोनों हजरात बैठ के इस मामले को तय क्यों नहीं कर सकते? 6 महीने से कॉरेस्पॉन्डेंट चल रही है सर, ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, एतराज़ात हो रहे हैं, दार एतराज़ात हो रहे हैं। वो आप कह रहे हैं, बल्कि एक धमकी दी है उन्होंने, ताहिर महमूद साहब ने, जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर इम्तियाज़ इनायत इलाही साहब जो सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर इन्होंने दोबारा मुझे कुछ भेजा कि बिल्स क्लियर करें तो मैं रेफरेंस भेज रहा हूं नैब को, मैं इनका नाम भी उसमें लड़ाई लगती है। क्लासरा साहब लगता है कुछ मेरा भी ये ख्याल है और बच्चे जो है वो लेकिन इफेक्ट इससे बच्चे होंगे क्लासरा साहब। अच्छा, मैंने ताहिर महमूद साहब से पूछा, एक और बात पूछी ताहिर साहब से, उनका ये कहना था जनाब के, मैंने कहा जी इन बिल स्टॉप होने से मिनिस्ट्री ये महसूस करती है कि शायद बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो नहीं ली जा सकेगी और पाकिस्तान के बच्चे मुतासर होंगे। उनका ये कहना था अगर ये बात है तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ को फांसी लगानी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से बिडिंग क्यों नहीं करते, पेपरा रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते। वो तो यहाँ तक वो कहते हैं कि फिर उनको फांसी लगनी चाहिए। उनका काम है कि वैक्सीनेशन टाइम पे लें और कानून के दायरे में रहते हुए लें। लिहाजा दोनों साइडों से जब आप बात करते हैं वो अपनी जगह सच्चे लगती है वजारत हेल्थ नेशनल, और आप अगर ताहिर साहब से बात करें तो वो भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं, इस मुल्क के अवाम झूठे हैं। मेरे ख्याल में वक्त कम है, मुझे भी यही लगता है। जी क्लास साहब, वक्त कम है। सिकंदर केस की इंक्वायरी रिपोर्ट आज पेश की जानी है, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? ये शाहजहा बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट वहाँ पे पेश की गई है और कुछ हमारे ज़राए ने जो हमसे ये कहीं से निकलवाया है और आज उसको टेकअप किया जाना है। अभी 9:30 बजे मेरा ख्याल है उसकी समाअत है, पहली ऑफिशियल इंक्वायरी कोर्ट के सामने जा रही है। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो टॉप की हमारी इस्लामाबाद की पुलिस है उनको तो लाइट सी वार्निंग दी गई है। मसलन इस्लामाबाद के IG साहब सिकंदर हजाज साहब हैं, उनको सिर्फ एक्सप्लेनेशन उनकी तलब की गई है। और जो डॉक्टर रिजवान साहब हैं जो आपने देखा था मुज़ाकरात कर रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ की गई है इस पूरे काम में। इसका जो नज़ला गिरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इस्लामाबाद पुलिस की इनएफिशिएंसी पे नज़ला नहीं है कि आप लोगों ने इस मामले को टैकल ठीक नहीं किया, वो कैसे आया, शार्प शूटर नहीं थे, बला बला जो भी एतराज़ात थे हम सारे सुनते रहे। असल वो उन्होंने पूरा फोकस कर दिया इंक्वायरी का। वो उन्होंने कहा है कि हमें ये बताया जाए कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई, अब जो कोर्ट में रिपोर्ट आज जा रही है वहाँ पर डिस्कशन के लिए, कि ज़ुमरुद खान कैसे वहाँ पर दाखिल हुआ है, ये सारा फोकस इस पे है। और उसी वजह से वो कहते हैं कि 2 DSP थे जिनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो ज़ुमरुद खान को अंदर ले जाने के लिए उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है। जो अब अंदर की कहानी सामने है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा क्लासरा साहब, अगर हमें ये पता चल जाए ना, ये सारा अगर ये पता चल जाए, ये अगर हमें पता चल जाए कि ज़ुमरुद खान, 2-3 पॉइंट दे दूं, ये रह जाएंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट का सब मैं दे दूं।
उसमें वो कहते हैं एक एसपी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, 2 डीएसपीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 2 एसएचओज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 11 पुलिस के सिपाही हैं उनके कार्रवाई की जाए। इल्ज़ाम साहब पे तकरीबन मिलता जुलता एक ही है कि ज़ुमरुद खान अंदर आपने कैसे जाने दिया पुलिस ने, प्लस उस एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है कि तुमने मीडिया के लोगों को क्यों आगे जाने दिया है, उनको रोका क्यों नहीं है कवरेज के लिए या उनको आगे इंटरवेंशन के लिए। सो इसमें पूरी इस कहानी का अखलाकी सबक यह है जो टॉप की मैंने मीट थी इस्लामाबाद की, वो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई टॉप के बासिस को कुछ नहीं किया गया। जो माहतियात इनके डीएसपी हैं, एसएचओज हैं, पुलिस वाले हैं या एसपीज हैं, उन पर सारा नजरा डाल के किसी को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई है, न किसी को वहां पर मेरा ख्याल सरनजिश की बात की गई है और फोकस ज़ुमरुद खान है। अच्छा, मैं एक तो 2 बातें कर दूं कि ये स्टोरी मैं आप परसों करूंगा। एक तो अपने साकी की जो स्टोरी थी और सायरा अफजल तारड़ की और जो इकोनॉमी की है, क्योंकि टाइम नहीं है, मगर जाते जाते एक कमेंट कर दूं, एक कमीशन ना बना दे इस पे कलासर साहब कि ज़ुमरुद साहब कैसे घुस के आए, और अगर ये ज़ुमरुद साहब का हमें पता चल जाए कि ये कैसे आए हैं तो मुमकिन है मुल्क में से टेररिज्म खत्म हो जाए। तो आई थिंक बड़ा क्रूअल जोक है ये हमारे साथ। चलें, आज इंक्वायरी रिपोर्ट जब पेश की जाएगी और इसमें क्या निकलते हैं, और रिपोर्ट वो जो जिस तरह कह रहे हैं कि फोकस जो है वो ज़ुमरुद खान पर कर दिया जाता है और जो केस है क्या नया रुख इख्तियार करता है, ये आज की जो हेयरिंग है उसके बाद ही पता चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।